यहाँ दो चित्र हैं। एक है भारत के राजा रवि वर्मा का बनाया हुआ है, जिसकी चर्चा जानबूझकर नहीं होने दी गई। दूसरे है इटली के लियोनार्डो दा विंची का बनाया हुआ है। चित्र का नाम मोनालिसा, जिसे हमने लाखों बार देखा होगा। अब सोचिए कि मार्केटिंग और प्रचार हमारे दिमाग को कैसे पूर्वाग्रहित करती है। आप सबको कौन सी चित्रकला पसंद आ रही है, बताइए, भारतीय या इटली की? बेशक भारतीय ही आ रही होगी। हम भारतीय लोग आधुनिक चहल पहल में अंग्रेजों की चमक धमक में लियोनार्डो दा विंची को तो जान लिए, पर राजा रवि वर्मा जी त्रावणकोर भारत के प्रसिद्ध चित्रकार, जिनका जन्म 19 अप्रैल 1848, 2 अक्टूबर 1906 को हुआ था, जिन्होंने अद्भुत चित्रकारी की, परंतु आज उनका नाम कहीं नहीं है। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राम। योगेश अनंतकाले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, एक हमारे स्नेही हैं मित्तल साहब ने पूछा है कि कुंजपुरा में ही तोपे लगाकर अब्दाली को अगर सदाशिवराव भाऊ ठोकते तो आगे कुछ नहीं होता। आपको मित्तल साहब मराठों का मार्गक्रमण फिर से एक बार देखना चाहिए। आप उनका मार्गक्रमण देखो, ऋतु देखो, उत्तर की नदियों का उफान जो आया था वो ध्यान में रखो। मित्तल साहब, आज भी पूरी की पूरी एक अगर आर्मी की डिवीज़न दक्षिण से उत्तर की ओर भेजना है ना, तो आर्मी के लिए आज भी एक बड़ी चुनौती होती है। हालांकि सभी प्रकार के लॉजिस्टिक आज मौजूद है मूवमेंट के लिए, लेकिन फिर भी कठिनाई तो आ ही जाती है, और वो तो काल 1760 का है। ना विमान है, रेलवे है, ट्रैक है, रोड है, ट्रक है, अच्छे कोई जहाज है, कुछ नहीं है मित्तल साहब। एक तोफ के साथ गोलंदाज होता था, उसके साथ 4 असिस्टेंट होते थे उसके, और तोफ को धोने के लिए 40 लोग लगते थे। बैल, भैंसे, हाथी अलग। किसी प्रकार के भारी वजन को यहाँ से वहाँ मूव करना इतना आसान बिल्कुल नहीं था। मैं आखिर तक अब्दाली ने बड़े शातिर तरीके से शुजा को मराठों से अपनी तरफ छिटका लिया। मराठों पर गिलचे रोहिलाखंड और बुंदेलखंड के उत्तर में हावी होते जा रहे थे। मल्हारभा वहाँ राजपूताना में गठबंधन राजनीति के बड़े बूढ़े खिलाड़ी बन के बैठे हुए थे। जीवाप्पा और दत्ताजी शिंदे के निधन के बाद हमारे नौजवान युवा पराक्रमी जनको जी भी कहीं ना कहीं अब इन जीवाप्पा और दत्ताजी के मरण के बाद मल्हार जी के सोच के भक्त बने बैठे थे। उसे भी, जनको जी को भी अब बातचीत, गठबंधन के अलग तरीके अच्छे लगने लगे थे। वहीं जून के पहले हफ्ते में भाऊ से मिलने के लिए अब्दाली ने हाफिज रहमत को भेज दिया। जून के 10-15 दिन मित्रों, मराठों के लिए सुवर्ण कांचन योग आया था। भाऊ मथुरा के पास था, यमुना उफान पे थी। एक दो दिन में वो भी चंदावर से यमुना पार करके अंतर्वेदी के मुख्य क्षेत्र में आने वाला था। नजीब और जहान खान ये दोनों इटावा से निकल चुके थे। अब्दाली को कोड़ जड़ेश्वर की दिशा में वो लोग अब्दाली से मिलने जा रहे थे। भाऊ ने यमुना तीर के पास गोविंदराव को जाने का आदेश भी दे दिया। अच्छा, सिर्फ गोविंद पंत को नहीं भेजा, उनके साथ गणाजी संभाजी और बाबूराव कोन्हेर को भी वहाँ पे भेज दिया। अब्दाली कोल जलेश्वर से जैसे यमुना पार करता है, वहीं उसको निपटाने के स्वच्छ आदेश भाऊ ने दिए थे।
शुजा को बीच में ना आने की हिदायत भी पहली बार स्पष्ट तौर पे भाऊ ने दी है। 11 जून तक गोविंदराव ना तो नावों का बंदोबस्त कर सके, ना भाऊ के पैसे का बंदोबस्त कर सके। हाफिज रहमत भाऊ के पास आया था कि अब्दाली पे भाऊ तुरंत हमला ना कर दे। हाफिज रहमत आया, वहीं उसने घिसा पीटा टेप शुरू किया अलतकैया का। बाद में उसने बिहार के बारे में और मालवा के बारे में अपनी भंपक बातें भाऊ को बता दी है। अब बताइए, मालवा और बिहार, ये दो क्षेत्र के बारे में हाफिज यहाँ पे क्या बड़बड़ करने आया था भाई? उनका इन दोनों क्षेत्रों का क्या संबंध है? हाँ, दरअसल मित्रों, हाफिज रहमत को समय ज़ाया करना था। अच्छा, हाफिज यहाँ पे नहीं रुका। हाफिज रहमत वहाँ अलग से जनकोजी शिंदे से भी मिला। हेतु मैंने बता दिया है, साफ था। शुजा, नजीब और जहान अब्दाली से अभी मिले नहीं थे, रास्ते पे थे। इसलिए अब्दाली भी वहाँ कोई जयशोर में छटपटा रहा था कि भाई मैं अकेला हूँ, कहीं मराठे मुझ पे आके चढ़ ना जाए। मित्रों, ये समय था आकाश पाताल एक करते। यमुना पार करते अब्दाली को वहीं पे ठोका जा सकता था। अच्छा, नजीब के देरी का भी एक प्रबल कारण नजीब के पास था। दरअसल अब्दाली और नजीब, इन दोनों में पैसों के विषय में एक तगड़ी बहस हुई थी। इतना आवाज एक दूसरे के विरुद्ध चढ़ा था कि अब्दाली ने नजीब को बस हकाल नहीं दिया था, बाकी सब तरह के गाली गलौज उनमें हो गए थे। यहाँ भाऊ ने, जैसे मैंने ऊपर कहा, शुजा को कड़ा इशारा दे ही दिया था। उसमें भाऊ ने जोड़ा था, भाई अब्दाली आज है, कल लौट जाएगा, उसके बाद तो हम दोनों ही यहाँ रहने वाले हैं। बहुत बड़ा मित्रों गर्भितार्थ छुपा था इस इशारे में भाऊ के। तारीख आई 19 जून को शिंदे ने एक, उसका वकील बिकार दास नाम था उसका, उस वकील को शुजा के पास भेज दिया। यहाँ से भाऊ ने भी गोविंदपन को ना भेजते नारोशंकर और रामाजी आनंद को शुजा के पास भेज दिया। अब उन्होंने वार्तालाप तो किया, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा कर नहीं सके। शुजा ने अपना मन बना लिया था। वहाँ अब्दाली ने भी जहान खान को शुजा को साथ लेकर आने के स्पष्ट आदेश दे दिए थे। मराठी सेना को आगरा के पास देख के नजीब ने अपना अचानक रास्ता बदल दिया। जान जाने का धोखा नजीब को था। इस वक्त गोविंद पंत इटावा के पूर्व दिशा में कनौज के पास थे। मित्रों, ये भारत का दुर्भाग्य है कि भाऊ से गोविंद पंत के अंतकाल तक गोविंद पंत इसके आगे मिल नहीं पाए। दरअसल दिसंबर में अब्दाली ने गोविंद पंत का सर तोहफे के रूप में भाऊ को जरूर भेजा था। मित्रों, मैं 1000 बार कहता हूँ, अभी भी मैं दोहराता हूँ, कि तुम्हारा अब्दुल 23 घंटे अच्छा होगा। 1 घंटे का खुतबा सुन के जब वो बाहर निकलेगा तो पहला गला तुम्हारा ही काटेगा। ये है उसकी जात, तुम्हारे अब्दुल की जात, प्रेमी प्रेमल स्नेही अब्दुल की जात। इस अफगानी भाण ने वही किया जो 1400 साल से धर्मांध मुसलमान करता आया है। औरंगजेब ने भी उसके भाई का कटा हुआ सर तन से जुदा करके अपने बाप को भेजा कि नहीं भेजा? याद है ना आपको? हमारे हवालदार हेमराज का सर और की भांडों ने ऐसी थाली में हमको भेजा था। लेकिन हाँ, भारत का दुर्भाग्य है, उस वक्त नपुंसक सरकार
दिल्ली चला रही थी। उसने बस कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा कर दी। अगेन एक डोजियर तैयार किया और वो बच्चे खेलते हैं ना, वैसे कागज कागज खेलते बैठे। हेमराज का कुटुंबीय, इन सब को हम भारतीयों भुला चुके हैं। बताइए आप। ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन साला वो इटली वालों से अपेक्षा करने की नौबत हम भारतीयों पे आई थी। थू है यार, थू है ऐसे षंडत्व पर। पूरा भारत देश षंड बना था 2008 में, 2004 से मैं कहूँगा। हाँ, मैंने पहले ही कहा था 1760 का जो मानसून था मित्रों, वो समय से पूर्व आया था। तो उत्तर की सारी नदियाँ, और वो भी उत्तर की नदियाँ, हमारे पश्चिम की नदियाँ जैसा नहीं, उत्तर के नदियों का विस्तार, अरे बाप रे, बहुत बड़ा होता है। दिल्ली की मित्रों यमुना जब उफान पे थी ना, तो मैं देख के हैरान था। और मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, अभी 2016-17 की बात कर रहा हूँ भाई। इतनी चौड़ी थी, और उसके अंदर के करंट का वेग प्रचंड था। सच कह दूं, आंखों में बहते पानी को समेटना मुश्किल होते जा रहा था, इतनी बड़ी। और वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में गंगा और जमुना के मैदान पूरे पानी से भरे हुए, इतनी बड़ी बड़ी नदियों का इतना बड़ा उफान। बताइए वो नदी अगर हमें पार करनी है तो कितना कष्टप्राय होगा। भाऊ का जून का पूरा माह ऐसे ही निकल गया। भाऊ 8 जून को चंबल की उत्तर की ओर एक बार फिर रास्ता तलाशने में निकला। अब कुछ नहीं हुआ, होने वाला भी कुछ नहीं था। आगरा लौटा, लेकिन आगरा लौटते लौटते फिर भाऊ का 27 दिन भाऊ के बर्बाद हो गए। गंभीर नदी के किनारे मुचकुंद तीर्थ है, सबको मालूम है। रविवार 6 जुलाई भाऊ मुचकुंद तीर्थ पर पहुंचा। वहाँ फिर से जनकोजी एक बार उसके साथ आया। यानी आप समझ लो 30 मई को ग्वालियर से निकला भाऊ, 6 जून तक बस लड़ने के लिए खुद रास्ता खोजते फिर रहा था। बताइए। विश्वासराव भी मित्रों जनवरी के बाद पहली बार अपने परम मित्र परम सखा जनकोजी से मिल रहा था। बखरकारों को दोनों गले मिलके रोते हुए नजर आते हैं बखरकारों को, क्योंकि दोनों समवयस्क युवा थे, बचपन से एक साथ थे, अनेकों बार एक दूसरे के घर गए थे। वेवलेंथ भी उनकी शायद मैच करती होगी, तो इतना स्नेह भाव उनमें आया था। दोनों मित्रों सदाचरणी थे, विनयशील थे और शांत स्वभाव के युवा थे, और दोनों ने अलग अलग जगह पे अपने पराक्रम का लोहा शत्रु के सामने मनवाया था। इसीलिए दोनों जीवश्च कंठश्च मित्र बन गए थे। मित्रों, अगर गंभीर नदी को आप जरा देखो मैप में, तो वो चंबल के उत्तर दिशा में तकरीबन 30-40 किलोमीटर पे यमुना से समांतर बहती है। आप देखो, बाणगंगा से मिलकर फिर यमुना में वो समा जाती है। 10 जुलाई बीत गया, लेकिन भाऊ अभी भी आगरा नहीं पहुंच पाया था। वहाँ शिंदे आगे निकल के जाठों के साथ बिना रुके 16 जुलाई को मथुरा में दाखिल हो गया। बखर में लिखा है कि आगरा काबिज करके वहाँ परिवार का बंदोबस्त करके शिंदे आगे मथुरा पहुँचे। लेकिन अब इसका कोई अन्य प्रमाण नहीं मिलता, ना किसी पत्र में इसका उल्लेख है, इसलिए मैं ये खबर को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। शुजा अब्दाली के मिलन की खबर भाऊ को जुलाई में मिली। कन्नौज में बैठे गोविंद पंत को अवध से काशी तक दंगे भड़काने की सलाह भाऊ ने दे दी है। आगरा के पास सकुराबाद की चौकी
दरअसल अब्दाली ने बीच में छीन ली थी 2-3 महीने पहले। वो अब्दाली के पास थी सकुराबाद की चौकी। हमारे वीर जाटों ने बस एक दिन में वो सकुराबाद की चौकी अब्दाली से वापस अपने हाथ ले ली। 10 जुलाई को सकुराबाद के चौकी के 150 से ज़्यादा गिलचों को वीर जाटों ने जहन्नम पहुंचा दिया। मई 1760 से अगर आप आगे देखोगे मित्रों, तो जवाहर मल की जाटों की फौज गोविंद पंत के साथ अखंड आपको युद्धभूमि में दिख जाएगी। मेरा एक प्रश्न जवाहर मल से है। पूज्य जवाहर मल जी, ये हमारे पराक्रमी जाट वीर ये काम 10 जुलाई 1760 को अगर कर सकते हैं तो 2 साल पहले नहीं कर सकते थे? वंदे मातरम।